आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। बात समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियाई, हम सुना है, बहुवचन बोलते हैं। न्यूक्लियाई क्या है? ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या है? ठीक ना, एक वचन, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक ना। आते हैं पॉइंट पे। न्यूक्लियस की अगर चर्चा करें तो न्यूक्लियस और एटम आता ना, एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है ना। बात समझ में आया? यानी जाहिर सी बात है एटम बड़ा होगा और न्यूक्लियस क्या होगा? छोटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? क्या रहता है? उस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? ये यही है ना। मान लो न्यूक्लियस है, नहीं अभी एटम भूल जाओ, एटम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, इमेजिन करना, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और क्या है? प्रोटॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो जैसे मैंने यहां पे लिखा एक्स जेड ए, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। यहां पे जेड क्या है? जेड की अगर हम चर्चा करें तो क्या है? जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कामिंग बच्ची बोलिए। चाबी है, ले लीजिए। एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? जेड का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक है। चाबी इतना अंदर रखी थी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? क्या हंस रहा है तुम सब? कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक मास, ठीक है ना। अच्छा ठीक भाई, क्या हम अगर आपसे कहें कि एटॉमिक जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बताएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे? ए माइनस क्या? जेड। कहीं कोई किसी को दिक्कत? तो क्या हम इसी ए को क्या लिख सकते हैं? ए को क्या लिख सकते हैं? एन प्लस क्या? पी। अरे ठीक है ना, ए बराबर एन प्लस क्या? पी। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और क्या? दैट मीन्स ए। ठीक है ना। आइए, बाकी ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन है, देख लीजिए। एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझो। एटम का मास किसके किसके मास के बराबर है? उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी बैठा हुआ है। सम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, मास ऑफ प्रोटॉन भी और मास ऑफ क्या? न्यूट्रॉन भी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मास ऑफ एटम, दिख रहा है ना। मास ऑफ एटम बराबर क्या? जेड एम पी, मास ऑफ क्या? प्रोटॉन। और ये क्या है? मास ऑफ क्या? गुड। और ये क्या हो गया? मास ऑफ क्या? कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर एकदम फंडा। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस के मास की चर्चा करें, न्यूक्लियस समझ में आ रहा है, हम इस मास की चर्चा कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस का मास को इस तरीके से लिख रहे हैं, एम एन बराबर मास ऑफ एटम माइनस जेड एम ई, मास ऑफ क्या? तो निकाल देंगे तो किसका मास बचेगा? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल पढ़ाया, जो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, गोल्ड फाइल पे जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया, ठीक है ना, तो देखा ये कि न्यूक्लियस का जो है उसमें उन्होंने ये देखा कि जो मास, एटम का जो मास जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड था। एक लाइन है कि मोर देन 99.9% मास ऑफ एटम, दिख रहा है ना, इज कंसंट्रेटेड इन द क्या? यानी उस एटम का मास जो है सबसे ज्यादा कहां पे कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में।
मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, जैसे मान लो हमारा मास मेजर करना हो तो केजी में करते हैं ना, तो वैसे ही एलिमेंट्री पार्टिकल को नापने के लिए या छोटे छोटे एटम के बारे में, ठीक है ना, न्यूक्लियाई का मास अगर नापना हो तो एक यूनिट का इस्तेमाल किया गया, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटम और न्यूक्लियाई को, ठीक ना, एटम और न्यूक्लियाई को नापने के लिए, ठीक ना, उसके मास को नापने के लिए, ठीक ना, एक नया यूनिट का प्रयोग किया गया जिसका क्या नाम है, एटॉमिक मास या AMU, या इसको 1U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1U या 1 AMU बराबर कितने के बराबर है? मास, समझ में आ रहा है, ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक ना, AMU को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से देखिएगा, 1 AMU बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कार्बन एटम यानी 1/12 ZMP मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है, मास ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन है ना भाई, तब एक हम उसी को AMU बोलेंगे। ठीक ना, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया, तो तकरीबन वही मैंने जो बोला, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। क्लियर? इसको AMU के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को, तो मास ऑफ प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं, 1.0072 इंटू U, AMU। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 1.00866 U। ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.000549 U। किसका मास बड़ा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, उससे कम, और सबसे हल्का। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइए उस न्यूक्लियस के साइज की चर्चा करें। न्यूक्लियस, जो हम न्यूक्लियस अभी डिस्कस कर रहे थे, जो न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, इसके साइज की अगर हम चर्चा करें, दैट मीन्स अगर रेडियस निकालें तो इसका साइज पता चल जाएगा। ठीक है ना, डायमीटर भी देख सकते हैं। तो देखा गया कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू A, वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं इस न्यूक्लियस का, 4/3 पाई R क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्या, A, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, आई मीन R को अगर इधर लेके जाएंगे तो 1/3, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक R0 कांस्टेंट मिलेगा। इसकी जो वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻⁻15 ऑर्डर का, या 1.2 इंटू 10⁻⁻15, या 1.2 फर्मी। फर्मी समझ में आ रहा है, यानी अगर इस ऑर्डर का हो 10⁻⁻15 ऑर्डर का कोई भी अगर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्मी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कहा जाए कि 1 फर्मी में कितना मीटर होता है, तो क्या बोलोगे, 10⁻⁻ क्या, इस ऑर्डर का होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देख लीजिए, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, इस पे बहुत सारे नीट और जेईई में क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, हमने ये न्यूक्लियस बताया, और यहां पे बताया ये एटम, दिख रहा है ना, तो जाहिर सी बात है एटम बड़ा होता है, एटम का मैंने ऑर्डर लिख दिया ये होता है, और न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, ये आप अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। अब आते हैं, चर्चा करते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी बराबर डिफाइन किया गया, मास इंटू एटॉमिक नंबर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ए एटॉमिक मास नंबर, और ये मास ऑफ क्या, ठीक है, प्रोटॉन, एंड V को मैंने लिख दिया 4/3 पाई R क्यूब। R को हमने यहां से उठाया, एक फॉर्मूला पता है ना, ये R बराबर R0 A की पावर कितना, 1/3। मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाई A कहां हो, एटॉमिक मास, ठीक ना, ये किसके बराबर है, Z और N के बराबर है। Z प्लस N ही ना होता है भाई, A बराबर क्या, Z प्लस क्या, N। ठीक है, ये N बराबर A माइनस Z। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या, नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट किया, और ये R की वैल्यू यहां पे रखा वहां से, तो ये A कट गया नहीं। तो जो डेंसिटी हमने क्या सीखा यहां पे, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, A के ऊपर निर्भर, किसकी डेंसिटी,
किसकी चर्चा हो रही है? न्यूक्लियस की चर्चा हो रही है। तो जब हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो तकरीबन इस ऑर्डर का आया। न्यूक्लियस का जो डेंसिटी इस ऑर्डर का है 2.29 इंटू 10 टू पावर क्या, सोचो कितना बड़ा है। एक मीटर क्यूब में दिख रहा 10 टू पावर 17 केजी। समझ में आया? यानी डेंसिटी 10 टू पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। ये डायरेक्ट पूछता ऑर्डर, ठीक ना। और अगर डेप्थ में जाओगे तो लाइटर न्यूक्लियाई और हाइवियर न्यूक्लियाई का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। ये दिख रहा है ना डेंसिटी, ठीक है। काफी दूर रहोगे तो डेंसिटी क्या होगा, इसका घटेगा। लेकिन जैसे ही सेंटर पे कोर पे जाओगे तो हाई डेंसिटी हो जाएगा। दिख रहा है? लाइटर न्यूक्लियाई की और हाइवियर न्यूक्लियाई की थोड़ा सा कम होगा, लाइटर का क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ इस इक्वेशन की तरह क्या करता है, ये वेरी करता है। बात समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। बात समझ में आया? E बराबर क्या, mc²। इसी में बाइंडिंग एनर्जी हम बताएंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अभी रहने देते हैं। यहां पे m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास, जो E बराबर mc² है, जो मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे E बराबर mc²। इसी में बाइंडिंग एनर्जी भी आता है, ठीक ना। मास डिफेक्ट, ठीक है। थियोरेटिकल मास प्रैक्टिकल मास में कुछ अंतर नजर आया, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, ठीक है ना। तो रहने देते हैं, ठीक है। चलो ऑन कर दिया। साइज एंड डेंसिटी बात नहीं, इस पे हम चर्चा कर चुके थे ना, ठीक है। इसके बाद चर्चा करेंगे एटॉमिक मास, एंड कंपोजिशन। इसमें टाइप ऑफ बता देंगे न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियाई, ठीक है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई के बारे में बहुत सारी चीजें बता देंगे। आइसोटोप, आइसोबार पढ़े हो ना, आइसोटोन, मिरर न्यूक्लियाई, न्यूक्लाइड, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, बात नहीं, मास एनर्जी रिलेशन। ये शायद कुछ पढ़ा दिए थे क्या, मास एनर्जी रिलेशन। इसी में बाइंडिंग एनर्जी आएगा। क्या आएगा, कुछ बताए थे क्या हम, साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया था। अच्छा साइज हो गया था ना, और डेंसिटी। अच्छा इस पे क्वेश्चन करा देते, लो लिख लो। मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। चलो इसी में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, पढ़े हो, नाम सुने हो। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड क्या, फ्यूजन एंड फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है फिलहाल। इसमें हम कुछ करा दिए थे नहीं, साइज के बारे में बता दिए थे नहीं, किसके बारे में बता दिए थे, साइज और क्या, डेंसिटी के बारे में। साइज और डेंसिटी के बारे में हम क्या कर दिए थे, बता दिए थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा साइज के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात समझ में आया, मिटा दो, जल्दी नोट करो भाई। इसमें मैं कुछ एग्जांपल दिया था, शायद आपको अगर याद होगा तो, या कुछ कराए थे साइज के बारे में, कुछ क्वेश्चन दिया था। हाँ, जैसे मान लो कोई मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम 27, इसका जो है न्यूक्लियर रेडियस हम ले लेते हैं क्या, एल, न्यूक्लियर इसका जो रेडियस ले लेते हैं 3.6 फर्मी। कितना ले ले, 3.6
6 फर्मी। मेरी बात समझ में आ रहा है? फर्मी मतलब समझ में आ रहा है ना? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10 टू पावर -15। और मान लो मैं Fe जिसका एटॉमिक मास है 125, ठीक है ना, इसका अगर हम रेडियस पूछें Fe का तो बता सकते हो क्या होगा? कैसे डील करोगे बताओ? ये मिटा दो, ये बताओ। तुमको अगर निकालना है रेडियस तो कैसे नहीं डील करोगे? Fe इसका एटॉमिक मास कितना है? 125। इसका कितना है? 27, ठीक है ना। तो मैंने एक फॉर्मूला बताऊंगी तुम लोगों को, अगर याद होगा तो एक मैं डेराइव कराया था साइज में, R बराबर R0 A की पावर क्या 1/3, याद है? अरे दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो एल्युमिनियम का दिया हुआ है, कितना दिया है? 3.6 फर्मी, नहीं, बराबर R0 A की वैल्यू कितना है? 27 की पावर कितना 1/3। और हमें इसका निकालना है Fe का, तो Rfe बराबर कितना? R0 इसका मास कितना है? अरे बोलो 125। हमको इसका निकालना है तो दिस डिवाइड बाय दिस कर दो, तो Rfe डिवाइड बाय कितना 3.6 फर्मी में आंसर आ जाएगा। और ये कट जाएगा, 125 डिवाइड बाय क्या 27 की पावर कितना, तो 125 का 1/3 कितना होगा की पावर 1/3, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3। अरे 3 3 का 9 3 27, ठीक है। तो Rfe बराबर कितना होगा बताओ? निकाल लोगे ना? Rfe बराबर यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर Fe के लिए कितना होगा 5/3 इंटू 3.6 फर्मी। सॉल्व करो कितना आएगा? ये कट जाएगा ना 12 टाइम्स, नहीं तो 1.2 और इंटू 5 कितना आ जाएगा 6 FM फर्मी। ये हो गया रेडियस ऑफ Fe। गॉट माय पॉइंट? ये इसका आंसर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने एक रेडियस पे क्वेश्चन करा दिया, एक डेंसिटी पे देख लेते हैं क्वेश्चन, एक डेंसिटी पे देख लेते हैं। पहले नोट करो इसको फटाफट, आसान है, दिमाग में यही बैठाना है। R बराबर R0 की पावर क्या, R बराबर R0 A की पावर कितना 1/3, ठीक है। बंद कर दो, ऑन कर दिया, ठीक है। देखो भाई एक डेंसिटी पे क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना दे दिया है 1.1 फर्मी। मतलब क्या, रेडियस ऑफ बेसिकली न्यूक्लियस का जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बात करें तो कितना दिया 1.1 फर्मी। मतलब कितना 10 टू पावर कितना दिया -15 मीटर, इस ऑर्डर का। तो डेंसिटी निकालना है तो आसान है, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, नहीं। और हाइड्रोजन में न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा प्रोटॉन ही तो होगा, तो इसका कितना मास दिया है, कितना मास दिया बताओ, कितना दिया है, अरे बताओ 1.007825 AMU का मतलब क्या, एक AMU में कितना kg होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर 1 AMU में लिखाया हो क्या, ये 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 27। तो ये मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10 टू पावर -27 ओवर वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई R0Q, मतलब ये, ठीक है।
1.1 फर्मी, मतलब 10⁻⁻15 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 2.98 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इसी ऑर्डर का आता है डेंसिटी, ठीक ना, न्यूक्लियस का इसी 17 ऑर्डर का आता है। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कुछ न्यूक्लियाई के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, किस तरह का न्यूक्लियाई होता है। मिटा तो नहीं, अरे क्या अब इसमें करना है, आसान तो क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो। उसके बाद टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, ठीक ना, बाकी घर पे कर लेना, ठीक। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ न्यूक्लियाई एक एक करके बताते हैं, फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जैसे आपको पता है ना कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए, याद है ना, ये जेड क्या है, अरे बोलो, एटॉमिक क्या नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। आइए देखो, ए क्या है, एटॉमिक मास, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करेगा, ए माइनस जेड, या इसी को लिख सकता है ए बराबर क्या एन प्लस क्या जेड। ये चलो तुम लोगों को पता है। जैसे एक नाम सुनोगे तुम सब, ध्यान से देखना, अगर हम बात करें तो आइसोटोप नाम सुना है, दूसरा आइसोबार नाम सुना है, तीसरा आइसोटोन नाम सुना है, चौथा मिरर न्यूक्लियाई नाम सुना है। मिरर न्यूक्लियाई, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा देखा करो किताब, ठीक है। और एक न्यूक्लाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लाइड, ठीक। आइसोटोप नाम सुना है तुम सब, आइसोटोप तुमको पता है क्या होता है आइसोटोप, हाँ, एक ऐसा एलिमेंट जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और क्या हो, हाँ, क्या कह सकते हो इसमें, एक्स जेड ए। तुम्हें इसमें ये बात दिमाग में रखना आइसोटोप में कि जेड क्या होता है, सेम होता है, और ए क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है भाई, खबर नहीं ना है, छोटे क्लास में पढ़े होगे। आइसोबार क्या होता है, जेड क्या होता है डिफरेंट, और ए सेम। आइसोटोन क्या होता है बता सकता, आइसोटोन क्या होता है, इसमें एन मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन सेम होता है, और ए क्या होता है डिफरेंट, ठीक है ना। मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है बता सकता है, हाँ, मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, जैसे मान लो दो एलिमेंट है एक्स, ये Z1 A1, और ये दूसरा एलिमेंट है Z2 और क्या A2। मेरी बात समझ में आ रहा है, इसमें क्या है मिरर न्यूक्लियाई में, सुनना ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ क्या है न्यूट्रॉन,
इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से बराबर होता है, और इसका नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन, मैं यही कलर ले लिया, इसके नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई। मेरी बात समझ में आ रहा है? अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। इस सब का तो एग्जांपल तुम लोगों को पता है, मैं एक इससे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक ना। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। मैं एलिमेंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। मैं O18 और नाइट्रोजन 7 और 15, ठीक है, हमने दो ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। ये मुझे एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना। देख पहले, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है बता? अरे बोल। 8। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? हाँ 7। अरे 15 में से 8 माइनस नहीं कर बोलो, ठीक है भाई। अच्छा है, इसमें बता प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 7 नहीं, और न्यूट्रॉनों की संख्या 8। हम एक कंसेप्ट सही लिखाए थे ना कि इसका प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या इसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाए, मतलब ये इसके बराबर, ठीक ना। तो भी फोन किया था क्या भाई? ये देखो क्या, ठीक है, बंद करो भाई। एग्जाम्पल क्लियर हो गया ना। यही मैं बताया था कि ये इसका ये दिख रहा ना, ये इसका न्यूट्रॉनों की संख्या इसके प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गया नहीं। इसका न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगा? इसके प्रोटॉनों की संख्या, जो मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक ना। एक आता है न्यूक्लाइड, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं, LIDE होता है, ठीक है ना। ये क्या है बताएं? इसमें क्या होता है कि जिस एलिमेंट का Z सेम हो और N सेम हो, इसमें क्या सेम हो? Z सेम हो और क्या सेम हो? N। ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लाइड, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये बताने की जरूरत भी नहीं, आने भी चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। क्लियर? कहीं किसी को डाउट? अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो तीसरा टॉपिक होगा, रेडियस हो गया, डेंसिटी हो गया, इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब मेरा अगला जो टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करें न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। सबका हो गया ना, यहां तक लिख लिया ना? ये सब एग्जाम्पल बुक पढ़ा करो तुम सब, ठीक है। बुक पढ़ेगा तब ना, हम खुद कहते हैं मेरा चैनल मत देखो, ठीक है, बुक पढ़ो। हाँ, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। सुनो, न्यूक्लियर फोर्स सुना ध्यान से। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या फोर्सेस है, ध्यान से सुनो पहले। मान लो मैं एक हीलियम ले रहा हूं, ध्यान से देखना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2He4, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? यानी नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 2। इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या वही है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है बता? 4 - 2 कितना आ गई? 2, भाई ना भाई। तो तुम क्या कहोगे? ये सब न्यूक्लियस के अंदर, ठीक ना, सुनना ध्यान से, ये बात तुम जरूर कहोगे कि सर न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हाँ, ये देखो, ये क्या है? 2, ये मान लो प्रोटॉन है, ये क्या है बात नहीं बच्ची? ये क्या है? ये प्रोटॉन है
और ये क्या है, ठीक है जी, कहीं दिक्कत नहीं है, देख लो, बात नहीं, आप बात मत बोलो, देख समझ इधर। न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? तुम ये बात कहो कि सर न्यूक्लियस के जो अंदर है ना, बड़ा मेन अजीब खेल है, ये ध्यान से देखो। ये कहोगे सर यहां पे दो प्लस प्लस हैं, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करेगा ना, प्लस प्लस। यानी यहां पे अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो मेरे दिमाग में पक्का आएगा कि सर अगर यहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन है तो एक तो काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बात सही है तुम्हारा भाई, ठीक है भाई। लेकिन इसका मास भी तो है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये मास जब आ गया तो क्या बोलोगे, ग्रेविटेशन फोर्स भी काम करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन इन दोनों फोर्सेस से एक अलग फोर्स है, ठीक है, ये लंबी दूरी के लिए काम करता है, ये फोर्स उससे कम दूरी पे ये काम करता है, और सबसे कम दूरी पर न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। बात समझ में आया? और इन दोनों फोर्सेस के अलावा भी ये फोर्स है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। वैसे 4 तरह का फोर्स होता है, पता है तुम लोग को? कौन सा होता है? हाँ, ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, ये हम लोग का टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा सा देख लो, बात नहीं, ठीक है। और ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस, ठीक है ना। और ये ग्रेविटेशन, इस पे हम चर्चा भी करते हैं बाद में, थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है भाई। 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जी का तो काम खत्म हो गया, समझ रहे हो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करता है। न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के अलावा एक फोर्स है। बात समझ में आया? ये मत समझना कि चार्ज पे, यानी ये न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यानी जो न्यूक्लियर फोर्स है, सुनना ध्यान से, जो न्यूक्लियर फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम करेगा, और न्यूट्रॉन और क्या, देखिए इधर, इसके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, ठीक है। इसके बीच में भी काम करेगा, और इसके बीच में भी काम करेगा। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसका रेंज काफी कम दूरी पे होता है, लेकिन एफएम में ही सब कुछ होता है। एफएम इन द सेंस की फर्मी, ठीक ना, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर में ही सारा ये फोर्स काम करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स की अगर चर्चा करें, ध्यान से सुनना, तो देखा यह गया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, किसके बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन। न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा कर रहा हूं, प्रोटॉन प्रोटॉन। ये देखो, ये फोर्स काम कर रहा है प्रोटॉन और क्या, और ये फोर्स क्या है, न्यूट्रॉन। और देखा गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये सभी क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। ये पहली चीज हमको सीखने को मिला, ठीक है। एक ऐसा भी डिस्टेंस आया, फिलॉसफी समझ लो, एक ऐसा भी डिस्टेंस आया जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ा, और उसमें न्यूक्लियर भी फोर्स आया। तो नेट फोर्स की अगर चर्चा हुई, कब, जब इफेक्ट क्या हो, ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस में। बात समझ में आया? पहले इतना नोट करो, फिर मैं समझाता हूं, नोट करो, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर ये समझ में आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज में देखा गया कि जो फोर्स काम कर रहा था, कौन कौन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और एफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। देखा गया कि ये जो फोर्स काम कर रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्स,
इसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है ना। नेट फोर्स की चर्चा कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, नेट फोर्स, इसमें सारे बल आ जाएंगे, ठीक ना। बात समझिए, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा है ये, कि सिर्फ इसमें है न्यूक्लियर फोर्स में, ये नेट फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो नेट फोर्स की चर्चा अगर करते हैं तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये देखा गया कि न्यूक्लियर फोर्स बाकी जो दोनों फोर्सेस हैं, कौन कौन सा फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, इस फोर्स को डोमिनेट कर दिया, ठीक है। तो देखा गया कि ये दोनों फोर्स बराबर दिखे और बड़ा भी दिखे, किससे, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन और प्रोटॉन। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कब, जब इसमें दोनों फोर्सेस देखा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन और न्यूक्लियर, तीनों को मिक्स करके देखा गया, इफेक्ट प्रभाव देखा गया, तो ये हमें ज्यादा दिखा, ठीक है। लेकिन सिर्फ और दूरी कम किया गया, दूरी जो काफी कम करोगे फर्मी ऑर्डर में, मतलब 0.5 फर्मी या 0.8 के से कम, ठीक ना, तो देखा गया कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्या है, ये बराबर फोर्स दिखे। मेरी बात समझ में आ रहा, क्लियर। तो ये फोर्सेस ऐसा है कि अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होते हैं, अट्रैक्शन के साथ साथ क्या होता है, रिपल्सन भी होता है। तो कुछ बातें मैं लिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अपने दिमाग में बैठाना है, ये फोर्सेस क्या हैं, कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें लिख लो, क्या क्या, सुनना ध्यान से, एक एक करके पॉइंट लिख लेना। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक ना, अट्रैक्शन के साथ साथ क्या है, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होता है, रिपल्सिव नेचर होता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा हो, कब होता है हम बताते हैं, अभी डायग्राम से समझेंगे। दूसरी चीज ये देखा गया कि यह स्पिन डिपेंडेंट है, स्पिन डिपेंडेंट, और एंगुलर इस पे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपको नहीं बता रहे, ठीक है। दूसरी चीज चार्ज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे निर्भर नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स कहा जाए कि चार्ज पर निर्भर करता है, नहीं करता है, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स चार्ज पर निर्भर करता है, ये बात ध्यान रहे, ठीक ना। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। और कोई बातें और याद है किसी को, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, क्या होता है, शॉर्ट रेंज, ये फोर्स होता है, तकरीबन इसका ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी 1 FM, ठीक है। एक चीज और देख लें, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये देखो तकरीबन 10⁻⁻, में करा भी चुका हूं, इस ऑर्डर का होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, और क्या है, तो कौन बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स बड़ा है कि ग्रेविटेशन वाला बड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। अगर चारों फोर्स में कंपैरिजन किया जाए तो कैसे करोगे, चारों फोर्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन फोर्स बड़ा है, बताओ कौन फोर्स बड़ा है, बता सकते हो, एक ट्रिक दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है। ये देखो, Fs ग्रेटर देन SW ग्रेटर देन, नहीं, E, ठीक है ना, Fe ग्रेटर देन, सबसे छोटा कौन होता है, ये देखो, S मतलब स्ट्रॉन्ग, स्वेग दिमाग में बनाए रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ जाएगा, और ये वीक और सबसे कमजोर क्या है, ग्रेविटेशन। मेरी बात समझ में आ रहा है, इसका स्ट्रेंथ और रेंज भी बता देते हैं अभी, ठीक ना, ये दिमाग में बैठाना है, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे Fe क्या होगा, बड़ा होगा किससे, Fg से, ठीक ना, बात समझ में आया इस कैलकुलेशन से।
इसका हम डिफरेंस भी लिखा देते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, सबका तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी नोट करो, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखा देते हैं अभी सभी फोर्सेस का, नोट करो। क्लियर, ये देख लो, एक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखा, रेंज, जैसे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चर्चा कर रहे थे, और ये वीक न्यूक्लियर, और ये क्या है, ग्रेविटेशन। अच्छा, रेंज की अगर बात करें, रेंज, रेंज, ठीक ना, ये देखो, ये दिख रहा है 10⁻⁻, किस ऑर्डर में है ये, दिख रहा है, फर्मी ऑर्डर में है। ये तभी फोर्स काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। इसका देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेंज कितना, इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, दिख रहा है ना, कहीं भी काम करेगा। ये देखो, इवन ग्रेविटेशन का भी, मेरी बात समझ में आ रहा है? ये देखो, वीक का दिख रहा है कितना ऑर्डर पे काम कर रहा है, सबसे कम दूरी यही कबा ना, यही दिख रहा है कितना कम दूरी पे पहुंच रहे हो। इमेजिन करके देखो, 10⁻18 ऑर्डर में जा रहे हो। अच्छा, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, ताकत की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, स्ट्रॉन्ग का, दिख रहा है ना, उसके बाद उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम वीक, और सबसे लास्ट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये स्ट्रेंथ वाइज है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग के सिलेबस में ये चीजें हैं, ठीक है ना, इसकी चर्चा कर रहे हैं। न्यूक्लियर, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक और न्यूक्लियर फोर्स को एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है ना, एक ग्राफ से समझते हैं, नोट कर लिया ना? आगे देखो, एक ग्राफ से समझते हैं, समझो पहले। जो अभी आप लोग देख रहे थे न्यूक्लियर फोर्स में अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो हमें कुछ इस ढंग से मिला। कैसे मिला भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, इधर सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है जी, अच्छा ठीक भाई, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ठीक, ये हमें ग्राफ कुछ इस ढंग से मिला, थोड़ा देखो ध्यान से, ठीक है। ये ले लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राफ जो है, इस एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस जो किस में है, फर्मी में, मतलब किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻15। गॉट माय पॉइंट? ये दूरी दे लो, ये है 10 FM, मेरी बात समझ आ रहा है? और ये जो दूरी है 0.8 FM, ठीक। ऊपर ले लेते हैं, ये 100, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या होगा, तकरीबन ले लो -100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राफ किसके किसके बीच में पता है तुम लोग को? पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखना, मैंने न्यूट्रॉन लिया, दिख रहा है ना, या प्रोटॉन लिया, और क्या लिया, प्रोटॉन, और क्या लिया, न्यूट्रॉन। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी और दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कर्व कुछ इस ढंग से मिला, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये दिख रहा है तुमको, ये सब निगेटिव है, दिख रहा, यहां पे देखना, यहां पे ये सब हमारा दिख रहा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये पॉजिटिव है, दिख रहा है, और ये क्या है, अरे नीचे निगेटिव बनाओ, और ऊपर क्या है, पॉजिटिव। थोड़ा ध्यान से समझो, यहां से लेके यहां तक दिख रहा, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो तुम एक फॉर्मूला पढ़े हुए, तुम लोग को याद है, ये F बराबर -du/dr, हम पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक ना। ये ग्राफ किसके किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी U वर्सेस क्या है, R, ये है ना। तो यहां से लेके यहां तक देखो, दिख रहा नहीं, स्लोप क्या हमेशा नेगेटिव। मैं पॉइंट ले लेता हूं, ध्यान से देखो, मैं ले लेता हूं A, ये क्या ले लिया, B, और ये क्या ले लिया, C।
अगर हम ए से बी की चर्चा करें, ध्यान से देखना, यानी ए से बी तक देखो ग्राफ कैसे दिख रहा ना, यानी स्लोप क्या है, इट मीन्स इस केस में du बाई डी आर की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है ना। तो जब ये निगेटिव है यहां से लेके यहां तक, तो यहां रखोगे ये निगेटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा, अरे फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। अब फोर्स पॉजिटिव का क्या मतलब है, रिपल्सन। फोर्स पॉजिटिव का मतलब क्या, रिपेल कर रहा है। रिपेल का मतलब, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन नहीं है। क्या कर रहा है वो, रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये नेचर हमें क्या बता रहा है, रिपल्सिव नेचर बता रहा है, रिपल्सिव नेचर को शो कर रहा है, यानी न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर बता रहा है। एक चीज और देखो, पॉइंट बी पे, अगर हम बी पे चर्चा करें, बी दिख रहा है कहां पे, बी, यहां पे स्लोप क्या है, स्लोप ड्यू बाई डी आर, यहां पे ड्यू बाई डी आर की वैल्यू क्या है, 0, यानी यहां पे फोर्स नहीं लग रहा है। क्या बात है, एक ऐसा दूरी, वो कौन सा दूरी है, 0.8, यानी ध्यान से देखना 0.8 फर्मी, यानी दो प्रोटॉन को 0.8 फर्मी पे लेके जाओगे तो बल ही नहीं लगेगा, लेकिन दो प्रोटॉन को 0.8 फर्मी पे लेगा तो फोर्स नहीं लगा, कोई भी फोर्स नहीं लगा। लेकिन 0.8 फर्मी से कम दूरी पे आया है तो क्या हो गया, अट्रैक्शन की रिपल्सन, रिपल्सन। कम दूरी लेके जा रहे हो ना, देख इधर, ये कम दूरी बनाई तो रिपेल करने लगेगा। अट्रैक्ट कब करेगा, बता, कब अट्रैक्ट करेगा, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक। देखो du बाई डी आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या, अट्रैक्टिव नेचर। इसका मतलब जब 0.8 फर्मी पे था तो फोर्स था 0, लेकिन अब बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, जब दूरी बढ़ाओगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अभी मत सोचिए कि वो प्लस बा माइनस बा, ऐसा नहीं है भैया, ये अलग ही फोर्स है, और सबसे खतरनाक फोर्स यही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो पूछा जाता है कि क्या न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सिव भी है क्या, हाँ जी। लेकिन अब देखना 10 फर्मी है ना, 10 फर्मी के बाद देखना न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स काम करना बंद कर देगा, बुझाई, कितने लोगों को समझ में आ गई, ठीक ना। और इसका जनरली रेंज भी कभी कभी न्यूक्लियर फोर्स का रेंज भी दिखता है, ठीक ना, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं ग्राफ में दिख रहा पूरा क्लियर। कहीं किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, ये है न्यूक्लियर फोर्स की कहानी, ठीक, नोट करो। और एक चीज दिख रहा है, ये जो फोर्स हमारा काम कर रहा था, सुनना ध्यान से, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था एन एन लिखा था कि नहीं, ये देख एन पी, ये लिखा था कि नहीं, एफ पी पी, ये किस केस में लिखा था, ये इसी डिस्टेंस में लिखा था। मेरी बात समझ में आ रहा है ये नोट कर लो। मास एनर्जी रिलेशन, आगे बढ़ो, चलो देखो आगे देखना, नया टॉपिक हमारा है मास एनर्जी क्या रिलेशन, ठीक है ना। इसी में आता है क्या, हम बताएंगे आपको बाइंडिंग एनर्जी, ठीक ना, और क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। ये सब थियरी वाली चीजें, ध्यान से देखो ठीक है। तुम एक फॉर्मूला पढ़ो, एनर्जी मास रिलेशन, क्या पढ़े हो बताओ, E बराबर पढ़ा, mc स्क्वायर पढ़ा,
अरे पढ़ा कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें क्या कहा गया, ई बराबर एम सी स्क्वायर में? कहा ये गया, सुनना ध्यान से, कि कोई अगर मास है तो उसके पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखना, अगर हम कहें कि मास ऑफ प्रोटॉन, नाम सुना है, कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻, कितना, बोलो एक साथ। अरे यही कहने बोल जाला 1 AMU बोला जाता है कि नहीं? 1.67 इंटू 10⁻⁻, क्या? तो कह रहा है कि अगर 1 AMU है किसी के पास, बात समझ में आ रहा है? यानी इतना अगर मास है तो इसके पास तकरीबन इतनी एनर्जी होगी। कितना? 1 AMU बराबर 931 MeV। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये कहां से आया? AMU और MEV में कैसे रिलेशन डेवलप किया गया? अगर मान लो, सुनना ध्यान से, देख लो, मैं समझा देता हूं। E बराबर, देखो, अगर डेल्टा M की जगह पे क्या रखते हो? अरे बोलो, 1.67 इंटू 10⁻⁻, कितना? 27। सी स्क्वायर बा ना? देखो इधर नीचे ई से मल्टीप्लाई कर दो और इधर ई से मल्टीप्लाई कर दो। ई समझ में आ रहा है? ई का मतलब क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्या? 19। तभी नहीं वी के टर्म में आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? तकरीबन बताओ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कहने लगे कि इसके पास तकरीबन इतनी एनर्जी बची। गॉट माय पॉइंट? दिक्कत तो नहीं है? और यहां सी की वैल्यू क्या रखेगा पता है ना? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कोई किसी को दिक्कत? तो ये सिंप्लीफाई करके जब निकालोगे तो ये निकल के आता है। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट पे। ये तो छोटी छोटी बातें, आगे बढ़ो, नोट करोगे, ठीक है? आगे देखो, जल्दी नोट करोगे। अब आगे देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सुनना ध्यान से। 16 मिलीग्राम, ठीक है, इज इक्विवेलेंट एनर्जी, क्या होगा बताओ? तो कैसे करोगे? ये देखना, मास की वैल्यू कितना है बता? 16 मिलीग्राम है, ध्यान रहे। तो 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ तो किस में हो गया? 10⁻⁻ कितना आ गया? 6। ये किस में हो गया? केजी में। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई मास इतना है, दिख रहा है ना? कोई पार्टिकल है, इसका मास कितना है? 16 इंटू 10⁻⁻6 केजी है। तो हम क्या, इससे एसोसिएटेड एनर्जी कितना होगा? तो तुम क्या करेगा बता? E बराबर क्या? mc²। m की वैल्यू कितना है? 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻ कितना? 8 का स्क्वायर। ईवी के टर्म में लिखना है तो ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ई की वैल्यू आपको पता ही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ईवी के टर्म में एनर्जी आंसर आएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन के बोल के फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक ना? तो कितना आएगा? 9 इंटू 10⁻30 ईवी। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेगा इलेक्ट्रॉन बोल के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या करेंगे बताओ? ई बराबर 9 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हो? मेगा मतलब 6 होता है ना जी। तो 6 इंटू 10⁻, कितना लिख सकते हो? 24 ई इंटू वी। क्या इसी को ऐसे लिख सकते हो? 9 इंटू 10⁻24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भाई गड़बड़ लिखे ना? 30 लिखे हो गए, देखो 24 अच्छा कितना हुई? इसे ना हुई
अरे ठीक तो है यार, कहाँ पे? ठीक तो है यार, ये हमने ये पूरा कैलकुलेट किया, ये हमारा आंसर आ गया है ना। 10⁻30 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻, यानी 10⁻6 इंटू 10⁻24 30 हुआ ना, तो इसको मेगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा ठीक भाई, ये तो छोटी 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 बातें हैं, ठीक है। अब आता है, हाँ ठीक है, इसमें एक आता है मास डिफेक्ट, ठीक है ना, मास डिफेक्ट। बस 1 मिनट थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, बस खत्म। ये देखो एक आता है इसी में क्या, डेल्टा एम, इसको क्या बोलते हैं? मास क्या? अरे बोलो, मास डिफेक्ट, ठीक है। क्या है ध्यान से देखना, ये कोई मान लो मैंने एलिमेंट लिया, ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? Z, और एटॉमिक मास कितना है? A। तो ध्यान से देखना, इसमें 2 तरह का आया मास, थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है ना। तो E बराबर डेल्टा M इंटू क्या, C²। इस डेल्टा M को क्या लिख सकते हैं? ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ प्रैक्टिकल, यानी इसी को लिख सकते हो, सॉरी, थियोरेटिकल मास माइनस मास ऑफ प्रैक्टिकल। माइक्रोस्कोप से, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफी से नापते हैं मास को, ठीक ना, मास स्पेक्ट्रोग्राफी से प्रैक्टिकली नापते हैं, और ये हमारा थियोरेटिकल मास। इसी को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? एमटी को क्या बोल रहा है? एमटी का क्या नाम है? थियोरेटिकल मास। थियोरेटिकल मास। एमपी क्या है? प्रैक्टिकल मास। ये किससे नापते हैं? मास स्पेक्ट्रोग्राफी से, उसकी चर्चा नहीं करना हमको। तो देखा ये गया कि जो थियोरेटिकल मास है इस एलिमेंट का, बात समझ में आया, न्यूक्लियस का, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस का जो थियोरेटिकल मास है, ये देखा गया कि प्रैक्टिकल मास से क्या आ रहा था? ज्यादा आ रहा था। तो कुछ मास में कमी नजर आया, वही मास, उसी मास को बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। और ये डेल्टा एम बराबर कितना हुआ? ZMP, दिख रहा मास ऑफ किसका? ये प्रोटॉन का मास है, नहीं, और ये किसका मास है? न्यूट्रॉन का। तो न्यूक्लियस हो गए ना, तो इसको थियोरेटिकल मास बोलेंगे, ठीक। अब प्रैक्टिकल मास से क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखना, अगर तुमको ये पता है, ध्यान से देखना, डेल्टा एम की वैल्यू अगर MEV में, सॉरी क्या बोलते हैं, AMU में पता है, किसमें है? AMU में, AMU एटॉमिक मास यूनिट में। तो तुम क्या कर सकते हो, जो एनर्जी है तुम MEV के टर्म में निकाल सकते हो, यानी डेल्टा M इंटू क्या करोगे? डायरेक्ट 931 MEV से मल्टीप्लाई कर देना, तो डायरेक्ट तुम्हारा MEV में आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये किस में होना चाहिए? AMU में, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मास डिफेक्ट समझ में आ गया ना, ये दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी में? बाइंडिंग एनर्जी, और उसके बाद पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर इसका कर्व बताएंगे, कहां पे कोई भी न्यूक्लियस कहां पे स्टेबल है, कहां पे अनस्टेबल है। देखो चूहा भाग रहा है, ठीक है, कहां पे स्टेबल है, कहां पे क्या है, अनस्टेबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ है, कर्व और बता देंगे, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद फ्यूजन, खत्म, ठीक है। उसी में DQ के भी हो जाएगा। चलो रहने देते हैं, अल्फा बीटा गामा वाला पढ़े हो ना थोड़ा बहुत।